दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है लोगों को हंसाना। कानपुर से अचानक मुंबई कैसे पहुंचे? घर से जो लोग लड़के भाग के जाते हैं वो भी सोचते हैं कुछ बनना है ना, हाँ। उसी टाइप का मामला था कुछ। मेरी भी शुरुआत एज ए जर्नलिस्ट ही हुई। अच्छा, अरे वाह। एज ए राइटर मैं करने ये गया था, कॉमेडी और ये वो। एज ए राइटर इतना बिजी हो गया, इज्जत मिलने लगी। लोग सर जी, डायरेक्टर जो होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, डायरेक्ट फोन करके बुलाते थे, रेस्पेक्ट वो देते थे। 5 रुपए का फोटो देने वाली जिंदगी तो यहाँ तक शिफ्ट हो गया मामला। हाँ। आगे तो बढ़ गया मामला। तो यार बम्बई में कितने साल हो गए, करते क्या हो तुम? कभी तो तुम दिखाई नहीं पड़े यार। हाँ। लोगों को मतलब है कि बम्बई गए हो तो सीधे अमिताभ बच्चन बन के देना। हाँ, या तुमको इतना टीवी हम शाम को खोल के बैठते हैं बच्चों का, तो कहीं तुम नहीं दिखाई पड़ते हो, करते क्या हो तुम? मैं कह यार इस बात को भी जवाब देना है। हमने अपना राइटिंग हमने कहा बहुत लिखा, बहुत हुआ सब। अब की बार राजीव नेगी सरकार। राजीव के उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी की आप लोग यूं करके कर लिया करते थे, अटल जी कुछ करते कहते नहीं थे, आप अटल जी कहते थे, सामने बैठे हुए थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, 13 मिनिस्टर, आडवाणी जी और ये जितने भी लोग बैठे हुए थे, और आडवाणी जी के जो अटल जी के जो सामने बैठा कर। अच्छा, एज प्राइम मिनिस्टर? यस। अरे वाह, सामने बैठ के जो सामने ऐसी सामने मोदी बैठे हो, योगी बैठे हो, कैसा करेंगे और वो क्या कहेंगे? सबसे दिक्कत वाली बात है, कहते नहीं, कर देते हैं, एक्शन कर देते हैं ना, कहनी तो एक्शन हो जाता है ना। आपके बुलडोजर नहीं आता है ना, बुलडोजर हमारा कहाँ आएगा? लगता है बुलडोजर कहाँ जाएंगे? 14 माली में बुलडोजर करें। कोर्ट बंद कर दो, कचहरी बंद कर दो, पुलिस बंद कर दो, बुलडोजर है ना। ये मैं समझता हूँ कि एक तानाशाही, दबदबा, रुतबा, रंगबाजी, डर, खौफ, इस चीज की दहशत देने का काम है। अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो, देखो बुलडोजर चलेगा। डरा रहे हैं, खौफ कर रहे हैं। अरे आप मुख्यमंत्री हमारे, आपसे हमको अच्छा फील होना चाहिए कि रक्षा और ये वो एक सेफ्टी पूरे समाज में। अच्छा योगी जी किसी को छोड़ते नहीं है, याद रखना गुरु। छोड़ते नहीं मतलब क्या है यार? आपको क्या डरा रहे हैं, इनको क्या डरा रहे हैं, इसको क्या डरा रहे हैं? हम कोई क्रिमिनल है चीज, कोई किसी को डरा रहा है उनका नाम लेकर के? 10 साल किसी भी गवर्नमेंट के हुकूमत के हो गए, 5 साल हो गए, दूसरा टर्म मिल गया, तीसरा टर्म नहीं मिला। ये सही है। फिर अभी मुझे लगता है कि अगली बार जो ईडी और इनकम टैक्स की रेड होगी वो राजीव नेगी के घर होने वाली है, क्योंकि आप जो खुलेआम कह रहे हो 10 साल बाद हुकूमत बदल जानी चाहिए। वो तो अलग बात है, फिर उसके लिए हमारे भोलेनाथ बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। सुबह जब आपकी आंख खुलती है और आप अगर मेरे दर्शक हैं तो एक पहला नोटिफिकेशन सुबह आ जाता है, और उसके बाद दिन भर हम आपको यूट्यूब पे अपने वीडियो दिखाते रहते हैं। इस नेता ने ये कहा, इस नेता ने ये कहा, यहाँ गोली चल गई, यहाँ पे लूट हो गई, इस तरह की खबरें जो आती रहती हैं देश और विदेश की, हम आपको दिखाते रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है आप भी थक जाते होंगे, वही घिसे पिटे नेता, वही घिसे पिटा क्राइम। कुछ ज़िंदगी में ना बड़ा आपको लगता होगा कि हमेशा ये निगेटिविटी क्यों रहती है, कि हर समय वही पॉलिटिक्स और मुसीबतें। तो मैंने सोचा आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई जाए, और मैं तो कोशिश करूंगा तब भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला पाऊंगा। मैं मुस्कुरा दूंगा तो मैं सोच नहीं सकता कि आप भी मुस्कुरा देंगे, लेकिन मैंने सोचा आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाया जाए जिसको देखकर ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, जिसने पूरी दुनिया में कॉमेडी कर करके लोगों को हंसाया है। और चार्ली चैपलिन का काम कहना था कि देश दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है लोगों को हंसाना। तो आज मैं आपको दुनिया में एक चर्चित देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ। आप पहचान जाएंगे, राजीव निगम जी। शुक्रिया राजीव जी, आप मेरा बड़ा सौभाग्य कि आप मेरे यहाँ आए, और आपके चेहरे को देख के तो लोगों को वैसी मुस्कुराहट आ जाती होगी। अच्छा, आप सफ़र करते होंगे, लोग को देखते होंगे, मिलते होंगे, तो आपसे जो लोग मिलते हैं उनको पहला कमेंट क्या होता है? तरह तरह से लोग मिलते हैं, जो लोग देखते हैं, पहचानते हैं। कई बार एयरपोर्ट पे होता हूँ या बाहर कहीं जाता हूँ या थोड़ा सा कहीं बाहर निकलता हूँ तो अचानक उनकी नज़र पड़ जाती है। तो वो कई बार जो मैंने मैक्सिमम रिएक्शंस देखे हैं ना, तो देख करके मतलब एकदम से उनको नाम चीज़ें याद नहीं आती, बट उनको लगता है अब कॉमेडियन है ना, अच्छा निगम अरे सर आप तो कई बार एयरपोर्ट पे होता है कि फ्रिस्किंग के दरमियान
जो लोग होते हैं हमारे, तो हाथ ऊपर करके हवाई जहाज बन के खड़े रहते हैं हम लोग और वो बेचारे ऐसे 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 करके लगे रहते थे। और ये आप कैसे कहाँ जा रहे हैं, अच्छा शो है, तो ये इस तरीके का बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है। राजीव जी, हमारी तो सौभाग्य की है कि आप हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, कानपुर से हैं। जी। कानपुर से अचानक मुंबई कैसे पहुंच गए, क्या सोच के पहुंच गए? नहीं अचानक नहीं गए हैं, बड़ी इसके ये पीछे ये सोच के गए थे? हाँ ये सोच के गए थे? हाँ कुछ तो सोच करके गया था। क्या कुछ- सोच के गए थे हाँ, कानपुर? और ये इतनी पुरानी बात है, इतनी कौन से सन की बात है जब आप मुंबई गए थे? ये 94 की बात है। 94 में 94 कानपुर से मुंबई। कानपुर से मुंबई। क्या वो- सोच के गए थे उस समय, ख्याल क्या था? सोच करके ये गया था कि मुझे कुछ बनना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। घर से जो लोग बढ़ के भाग के जाते हैं वो भी सोचते हैं कि मुझे कुछ बनना है ना, हाँ। उसी टाइप का मामला था कुछ? नहीं नहीं उस टाइप का मामला इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने लाइफ में हमेशा बड़ा डिसिप्लिन में काम किया है। अच्छा। ये था कि कभी भाग करके नहीं जाना है, ओके। परमिशन ले करके जाना है और प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं एमएससी कर रहा था और मुझे केमिस्ट्री बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता भी था यहाँ पर, मेरे अच्छा। क्लासेस चलते थे कानपुर में केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है। तो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा था वहाँ पे मेरा नहीं हुआ, तो बॉटनी में हुआ। अब बॉटनी में मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने में इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरा थिएटर वेटर ये वो था। तो थिएटर करते तब भी आप? हाँ थिएटर यहाँ कानपुर में मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ था, करता था। तो मैंने कहा कि अब ये जो 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, कि ये 2 साल का मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ये स्ट्रगल करके संघर्ष करके चीज़ों को ये जो बॉलीवुड की दुनिया है इसको सीख समझ करके, तो फिर मैंने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें किया। अच्छा। चला गया और हमेशा से एक ईश्वर पे एक अटूट विश्वास और अपनी सच्चाई ईमानदारी पे, क्योंकि पूरा घर हमारा ऐसा था, मेरे फादर ऐसे थे, तो अपने काम पे सच्चाई पे, और ये था कि लाइफ में ऑनेस्टी से चल रहा है, ये विश्वास लेके गया। बहुत कच्चा था, कुछ नहीं मालूम था, दौर वो था कि न मोबाइल था न टीवी था, कुछ हाँ, नहीं था, 2004 में कुछ बहुत मुश्किल दौर था। संघर्ष किया, लोग मिले, सीखा, कई दिन भूखे प्यासे ये वो मिलता रहा, चीज महीने साल ऐसे गुजरते गए, लेकिन ईश्वर ने दिया। शुरुआत कहाँ से हुई फिर आपकी जिंदगी में, चेंज कहाँ से आया? पहला शो, पहली कहानी, पहला व्यंग? मुझे कुछ पता नहीं था। मैं गया कि कैसे होता है काम, हम कैसे मिलता है। मैं तो आर्टिस्ट बनना चाहता था, एक्टर, तो ऐसा कोई काम ही नहीं, जाते थे सब जगह। तो किसी के पास काम मांगने जाओ ऑफिस में, तो ऑफिस के अंदर आजकल या पहले भी अब थोड़ी प्रोड्यूसर अंदर बैठे हुए हैं केबिन में, आप कहाँ मिल लोगे उनसे। बाहरी प्यून आता है, हाँ बोलो एक्टर बनना है, हाँ, सब उन्होंने कहा सभी आते हैं एक्टर। नहीं वो क्या है, अपना फोटो डाल दो उधर, फोटो बाहर इधर रख दो, अपना नाम पता, लेकिन आप फोटो सर उस टाइम पे 5 रुपए की बनती थी। हाँ। 5 रुपए, कई बार हमारे पास वड़ा पाव खाने का पैसा नहीं होता था, लेकिन 5 रुपए फोटो देने पड़ते। ठीक है इधर रख दो, जैसा अभी कुछ भी काम रहेगा ना तो मैं बुलाएगा तुमको। हाँ, और फोटो भी ऐसे एक करके बनती थी, 5 रुपए की एक फोटो, 5 रुपए की एक फोटो बनती थी, उसको देते थे, खुद भूखे रह जाते थे, और बाहर से प्यून या कुछ ऐसे भगा। तो हमने कहा यार ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे ये सब करके, तो अंदर से, और हम लोग यहाँ यूपी वाले, तो प्यार मोहब्बत रेस्पेक्ट चीज़ें, तो मैं लिखता भी था। तो मेरी शुरुआत भी जैसे आपकी कभी हुई होगी, तो मेरी भी शुरुआत एज ए जर्नलिस्ट ही हुई मेरी। अच्छा, अरे वाह। मैं कानपुर में शुरुआती दिनों में आज आज अखबार बड़ा फेमस था। हाँ, आज उसके बाद स्वतंत्र भारत, हाँ, ये अखबार तो इनमें मैं कॉलम लिखा करता था। और कॉलम व्यंग के होते थे तब भी? अरे शुरू से व्यंग की लाइन आपने पकड़ी? व्यंग मुझे पसंद था, और ये करते करते फिर मेरे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो ऑडियो कैसेट चलती थी वो टाइम। हाँ, वो इतनी बड़ी वो टेप में लगा दिया, टेप में लगा करके, तो ऑडियो कैसेट चलती थी, तो मैं ऑडियो कैसेट्स की कंपनीज में जा करके, वो हमने बहुत किया है, वो कैसेट लगा के पेंसिल डाल करके, है ना, ये काम बहुत किया। हाँ, वही वाली कैसेट। तो हमने अपने कॉमेडी के अपने कंटेंट तैयार किए, और ऑडियो कंपनीज में जा करके मिला, तो मेरी एक ऑडियो कैसेट आई, लोगों ने पसंद की। अच्छा, पहली सबसे पहले ऑडियो, क्या नाम था उस कैसेट का? हंसी का धमाका। हंसी का धमाका, उस समय चलता था कैसेट पे, आते थे कॉमेडी। हंसी का धमाका, तो अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, कुछ लोगों ने पहचाना, मेरे पास कुछ दिखाने के लिए हो गया कि भाई ये तो मेरी ऑडियो कैसेट आई है, आप सुन सकते हैं। तो वहाँ से फिर लाइव शोज कुछ छोटे छोटे मिलने लगे, फिर मैं अपना लिखता रहता था। फिर उसके बाद में सब काम ऐसे ही चल रहा था, स्ट्रगल और ये सब। फिर मूवर्स एंड शेकर्स शो, जो शेखर सुमन का, बड़ा फेमस था मूवर्स एंड शेकर, उसमें आपका क्या मामला था? उसमें मैं एज ए राइटर
वो शो गोवर्धन शेखर के। अच्छा, वो डायलॉग आपने लिखे थे? जी बड़ा हिट, मेरा फेवरेट शो में था उस समय। गोवर्धन शेखर सुमन आते थे, मेरे ख्याल से 10 बजे आता था ना शायद शो, है ना? 10 पे 10 पे आज तक मुझे याद है वो। तो ये कौन से सन की बात है राजीव जी? ये 97 हाँ, 97 की याद है। बताओ, हम लोग 10 बजे बिल्कुल बैठते थे कि आज वो 97 98 में शो शुरू हुआ, काफी दिन तक चला। तो उसमें मजा आता था क्योंकि मैं न्यूज़पेपर लिखता था, सटायर मुझे पसंद था, मैं परसाई जी को पढ़ता और था। उस समय में शेखर सुमन लगते भी बहुत अच्छे थे ना, टेटर और डायलॉग बहुत। हाँ, टेलीविजन के अमिताभ बच्चन कहे हम जाते थे, टेलीविजन का है ना? अच्छा, हरिशंकर परसाई वगैरह का तो पढ़ते इनको थे। पढ़ते थे, तो मुझे एक वो सटायरिकल पॉलिटिकल सटायर वो शुरू से, तो वो जब शो ऐसा आया तो मैंने देखा यार ये शो से तो मैं काफ़ी कुछ मैच कर रहा हूँ। मैंने कुछ चीज़ें लिखी तो शेखर सुमन, अरे यार ये तो बड़े कमाल की चीज़ है। ये बैठाया, अरे 4 लोगों को बुलाया, चैनल, अरे आप दो क्या, ये लड़का क्या लिख करके लाया है, ये तो करके मैं धीमे धीमे लिखने लगा। बड़ा मान सम्मान इज्जत मिलने लगी, पैसा भी मिलने लगा। पैसे भी मिलने लगे। हाँ। तो इतना सब करने के बाद में तो वो पॉलिटिकल सटायर पहले से था, यहाँ पे आके और धार हो गई। गोवर्धन शेखर का बड़ा हिट शो था उस समय। और उसमें सबसे खास बात क्या थी कि जो मौजूदा सरकार होती थी या जितने लोग होते थे, प्रधानमंत्री उस वक्त अटल जी थे। हाँ, अटल जी के ऊपर इतने सारे जोक्स करते थे। हाँ याद है मुझे, बिल्कुल याद है। हाँ। और शेखर जी उनकी नकल करते थे। हाँ, हाथ हिलाने का स्टाइल, ये अच्छी बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो करते थे। फिर सोनिया जी का, मैं ये कहना चाहती हूँ, वो करते थे। लालू जी का बाग बड़ा बाग का। तो ये सारे कैरेक्टर जो पॉलिटिकल लोग थे उस टाइम के, तो उनके सबके ऊपर करते। तो शेखर सुमन भी रातों रात बड़े स्टार बन गए ये शो से। वो बड़े स्टार बने तो हम लोग बड़े राइटर बन गए। हमारे पास 4 शो आने लगे इधर से। कोई भी नया शो आता था कॉमेडी, सर आप लिखिए, ऐसे ऐसे करके गाड़ी थोड़ी अपने ढर्रे पे आ गई। तो हुआ क्या, एज अ राइटर मैं करने ये गया था कॉमेडी और ये वो। एज अ राइटर इतना बिजी हो गया, इज्जत मिलने लगी। लोग सर और जी, और डायरेक्टर जो होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, वो डायरेक्ट फोन करके बुलाते थे, रेस्पेक्ट देते थे। 5 रुपए का फोटो देने वाली जिंदगी तो यहाँ तक शिफ्ट हो गया मामला। हाँ, आ गया था, बढ़ गया। तो वहाँ पर आ गया। हमने कहा ये अच्छा है, पैसे भी मिल रहे हैं, नाम सम्मान इज्जत भी मिल रही है, और करने लगा। करते करते फिर जब मैं कानपुर आता था तो वहाँ तो मुझे बड़ी इज्जत मिलने लगी, पैसे मिलने लगे। कानपुर में इधर उधर, तुम तो यार बम्बई में कितने साल हो गए, करते क्या हो तुम? कभी तो तुम दिखाई नहीं पड़े यार। लोगों को मतलब है कि बम्बई गए हो तो सीधा अमिताभ बच्चन बन के देना। यार तुमको इतना टीवी हम शाम को खोल के बैठते हैं बच्चों का, तो कहीं तुम नहीं दिखाई पड़ते हो, करते क्या हो तुम? हमने कहा यार इस बात का भी जवाब देना है। तो एक सीरियल में लिख रहा था उस वक्त डीडी का, चोरी चोरी चुपके चुपके। अच्छा। जो उस वक्त के बड़े कलाकार थे, उसमें दिनेश हिंगू जी थे जो दूरदर्शन के बड़े पॉपुलर, राजेश पुरी साहब थे, अली असगर, ये काफ़ी कलाकार थे। तो मैं शो लिखता था, उसमें एक कैरेक्टर था। तो जो हमारी डायरेक्टर थी मैडम, वो कहती थी कि राजू ये कैरेक्टर तुम कर लो, कर पाओगे? मेरे तो अंदर से हमने कहा ये सपना था। हाँ, हमने किया और वो इतना पसंद आया। तो छोटा सा कैरेक्टर था सर्वेंट का। फिर वो लिखते लिखते लोगों की डिमांड आने लगी, वो एक लीड कैरेक्टर हो गया। अच्छा। हाँ, फिर गांव घर में लोगों ने उस वक्त दूरदर्शन केबल एबल लोगों के पास आ गया, हमारे यहाँ का लड़का आ गया, टीवी शाम को लोग ऐसे लगा के अपना अपना ही भाई है। तो थोड़ी बहुत यहाँ इज्जत ये ये मिली। तो हमने कहा अब आगे का जो हमारा था चीज़ें, तब तक ये लाफ्टर चैलेंज वगैरह शुरू हो गया। फिर लाफ्टर चैलेंज में लिखता था। अच्छा, वो भी डायलॉग आप कहते थे? अच्छा। तो उसमें कुछ कलाकारों के लिए लिखता था मैं। तो वो लाफ्टर चैलेंज बहुत बड़ा पॉपुलर हो गया, इतना बड़ा पॉपुलर हो गया कि लोग बोलते थे अरे आपने लिखा और इतना तो आप इतना अच्छा लिखते हो, आप खुद क्यों नहीं करते? तो उसके बाद उनका सेकंड सीजन आ रहा था। हमने अपना राइटिंग हमने कहा बहुत लिखा, बहुत हुआ सम्मान। अब की बार राजीव नेहरू सरकार। तो फिर हमने परफॉर्म किया और परफॉर्म किया टचवुड में, किसमें? लाफ्टर चैलेंज में। तो विनर की पोजीशन तक पहुंचा। अच्छा। मान सम्मान चीजें। अच्छा, हाँ, विनर तक पहुंचे थे लाफ्टर चैलेंज में। फिर हमारे लाइव शोज चालू हो गए। आज बनारस, तो कल दिल्ली, तो परसों गोवा, तो कहीं दुबई, तो सिंगापुर, फिर अमेरिका का टूर, तो राजीव ने ये सब दुनिया छा गया राजीव ने। तो वहां पर भी मैं सटायर और ये वो चीजें करता था, नॉर्मल हास्य भी करता था, लेकिन अपना जो एक ब्लड में होता है, एक जो फोर्टे है जो अपनी, तो वो भी लोग पसंद करते थे। फिर उसके बाद मैंने कॉमेडी सर्कस किया 5-6 साल। कॉमेडी सर्कस में अलग अलग कैरेक्टर, ये वो लोगों को हंसाया, सब किया। फिर जर्नी चलती चलती सब आगे बढ़ती गई, लोग प्यार मिलता गया।
तो बस आज यहाँ तक पहुँच गए। यूट्यूब पे भी लाखों लोग आपको आपके यूट्यूब चैनल को देखते हैं। राजीव निगम नाम से ही है ना वो यूट्यूब। राजीव की उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी की आप लोग यूं करके कर लिया करते थे, अटल जी कुछ करते कहते नहीं थे, आप अटल जी कहते थे। हाँ, मुझे एक बार याद है कि हम लोग शो करते थे और अटल जी को शेखर जी बहुत प्यार करते थे और अटल जी शेखर जी को बहुत प्यार करते थे। तो एक बार अटल जी ने शेखर जी का शो ऑर्गेनाइज किया दिल्ली के सीनी 4 ऑडिटोरियम में। तो हम लोग सब गए थे, क्योंकि मैं शेखर जी के साथ साथ छोटे छोटे कैरेक्टर भी करता था मैं और लिखता भी था। तो सामने बैठे हुए थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, 13 मिनिस्टर, आडवाणी जी और ये जितने भी लोग बैठे हुए थे, और आडवाणी जी के जोक, अटल जी के जोक सामने बैठा करके उनको ऊपर। अच्छा, एज प्राइम मिनिस्टर? यस। अरे वाह, सामने बैठ के जो सामने वो चीज मैंने देखी। क्या बात और है। इसके बाद उससे पहले मुंबई में किसी की बहुत बड़ी शादी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर मैं शेखर जी के साथ गया था। तो अटल जी आए थे वहाँ पर, तो अटल जी की गाड़ी जा रही थी, पता नहीं इन्होंने देखा, किसने देखा है, किसी ने बताया, उन्होंने गाड़ी रोकी। अच्छा, शेखर से मिलने, बोले शेखर बहुत ज़्यादा खिंचाई करते हो, लेकिन एक बात बताऊँ, अच्छा लगता है। तो वो क्या अटल जी का क्या व्यक्तित्व था। अब थोड़ी देर कल्पना करिए कि ऐसी सामने मोदी बैठे हो, योगी बैठे हो, तो कैसा करेंगे और वो क्या कहेंगे। अब देखिए, ये लोग कुछ कहे तो अच्छी बात है, सबसे दिक्कत वाली बात है कहते नहीं है, कर देते हैं, एक्शन कर देते हैं ना, कहनी तो एक्शन हो जाता है ना। और वैसे भी मतलब ये लोग नहीं करते हैं। मैं अपनी कॉमेडी और हास्य व्यंग सटायर की दुनिया की बात करूं, ये लोग कुछ नहीं। मोदी जी के ऊपर इतना लोड है, योगी जी के ऊपर इतना, प्रदेश का इतना बड़ा लोड है, इनके पास कहाँ टाइम है। और भाई पे देख भी लिया तो ठीक है यार, लोग हंसी मजाक सटायर, तो ये जो बड़े लोग हैं ना, ये सब समझते हैं हास्य व्यंग चीजें। कौन कितना समझता है वो लोग समझते होंगे, लेकिन ये लोग फिर भी समझते हैं। प्रॉब्लम कहाँ से होती है, चमचोर चमचे में, क्योंकि वो समझते नहीं हो, उनको लगता है यार ये मोदी जी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मोदी जी के नाम से तुम कमा खा रहे हो यार, मोदी। उसको लगता है मोदी जी, उसको ये पता ही नहीं कि ये एक विधा है। हाँ, विधा है। ये हास्य व्यंग सरकार, मौजूदा हालात इनके ऊपर और पीएम के ऊपर जो किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी कोई सोच नहीं है। आप इस दौर में तो कोई सोचते नहीं है कि मोदी योगी में व्यंग कोई कैसे कर सकता है। नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। हाँ। और टचवुड बड़ी अच्छी बात है। आपके बुलडोजर नहीं आता है ना, बुलडोजर हमारा कहाँ आएगा, लगते हैं बुलडोजर कहाँ जाएंगे, 14 माली पे बुलडोजर करें। और दूसरी बात ये, इन्हीं बातों पे जैसे आज भी मैंने देखा कि यहाँ पर कोई कांड हुआ था, मैंने न्यूज़ में देखा कि एक बच्ची के साथ कुछ हुआ, तो वो बीजेपी के कोई रिलेटेड था। हाँ, बस्ती में रेप हो गया था। हाँ, बीजेपी किसान मोर्चे। तो ये हुआ कि मैंने न्यूज़ में देखा कि इसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। हाँ, है ना। तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, देखा बाबा जी किसी को माफ़ नहीं करते हैं, भले अपने आदमी देखो बुलडोजर। लेकिन बात उसकी नहीं, अपने आप को, मैं भी कभी भी जो न्याय प्रक्रिया चीज़ें, जो पनिशमेंट है उसके खिलाफ थोड़ी हैं। जो गलत लोग हैं, जिसने बुरा किया, उनका जो भी होता है, पुलिस प्रशासन, चीज़ें, कोर्ट कचहरी, सब करो। लेकिन व्हाट इज बुलडोजर? सही बात है। बुलडोजर क्या है, क्या है बुलडोजर? फिर बुलडोजर पे हमने कहा कि या तो खुल के बोले। आज तक मैंने कभी खुल के नहीं बोला कि अगर बोले, सीएम साहब बोले कि हाँ इसने ऐसा किया, मैंने बुलडोजर चलवा दिया। होता क्या है कि इसका घर अवैध था, इसलिए बोल, मतलब सालों साल से उसका घर वर चीजें, इसने घटना की, किया, और रात में पता चला अरे यार इसका तो यार घर अवैध था। लगा तो देखो, अवैध घर था, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया, ये एक अलग बात है। उसने घटना की, वो क्रिमिनल है, तब पता चला, है ना, वो एक अलग मैटर है। तो इन दो चीजों को आपस में क्यों मिक्स कर रहे हैं? बुलडोजर चलाना है, आप चलाइए, जो अवैध तरीके से किसी का भी हो। मुझसे तो एक आईएएस अफसर ने कहा, राजीव जी, कि लखनऊ के अंदर 10 घर भी ऐसे नहीं होंगे जो वैध हों। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश जी की बात कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री था, मेरा घर ही का नक्शा पास नहीं है। जहाँ पे एलडीए का ऑफिस है, वहां का खुद का नक्शा पास नहीं है। और पूरे लखनऊ में, किसी भी शहर में। सर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन अगर नाप जोक चीजें हो जाए ना सिस्टम से, तो अगर आप सीएम हाउस को भी देखेंगे तो उसकी बाउंड्री और वॉल इधर उधर कुछ वहां पर भी लीगल मिल जाएगा। हमारा भी मिल जाएगा, वही मैं कह रहा हूँ, उनका घर भी नहीं है। आपने से कोई व्यंग लिखा था बुलडोजर पे?
बुलडोजर पे मैंने मतलब यही लिखा कि ये तभी क्यों पता चलता है यार, बुलडोजर याद है ये आपने वो, क्या लिखा था? है ना। अब लिखा तो मैंने बहुत कुछ कि देखो न्याय का देवता बुलडोजर, और व्यंग में ये रहता है कि हम थोड़ा वाया वाया चीज़ों को चलते हैं। कहता हूँ कोर्ट बंद कर दो, कचहरी बंद कर दो, पुलिस बंद कर दो, बुलडोजर है ना। अब बुलडोजर से होता क्या है, उसमें हमको समाज की पीड़ा भी बोलनी पड़ती है। एक उसमें से हम जो कुछ फैक्ट होता है और कुछ हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि व्यंग्यकार हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें एज्यूम करके। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि समझो जिस लड़के के यहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा वो 22-26 साल का लड़का है, घर तो उसका नहीं होगा, उसने तो नहीं बनाया होगा। अब मेरा घर है, मेरे फादर साइकिल से जाते थे जॉब करने, 12 घंटे जॉब करते थे, जिंदगी में जॉब किया, कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ाया लिखा, उसी में से थोड़े पैसे निकाल के 1 कमरा 2 कमरा 4 ईंटें 10 ईंटें ऐसे घर बनाया। वो उनका बनाया हुआ घर है। ठीक बात है। कल को मुझसे कोई गुनाह हो जाए तो मेरी बूढ़ी माँ भी रहती है, मेरे पिता भी रहते हैं, मेरे दूसरे भाइयों का जो बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो मेरे नाम पे आप उनका घर गिरा दें। ठीक बात है। फिर ऐसा भी हुआ एक जगह कि ये बंदा शामिल था, इसका बुलडोजर घर पर टोक, हम बुलडोजर चला दिया। बाहर देखा एक बुजुर्ग में रो रहा है, मैं क्यों रो रहा है, आपके लड़के ने गुनाह किया तो बुलडोजर चल गया। मतलब भाई साहब लड़का हमारा था ही नहीं है ना, ये किराए में रहता था ऊपर वाले कमरे में, पता नहीं कहाँ पत्थर वत्थर क्या, हमारा बुलडोजर घर हमारा गिरा दिया। तो घर गिराना, बुलडोजर चलाना, ये मैं समझता हूं कि एक तानाशाही, दबदबा, रुतबा, रंगबाजी, डर, खौफ, इस चीज की दहशत देने का काम है। अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो, देखो बुलडोजर चलेगा। आम लोग जो उनके सब चाहने वाले लोग हैं, वो किसी को छोटी छोटी बात में गए तुम्हारा बुलडोजर चलेगा तब पता चलेगा, देखना ये बहुत उड़ रहा है इसके यहाँ बुलडोजर चलेगा। आम बुलडोजर चलना मतलब क्या, तो फिर हमें बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है कि ये लोग डरा रहे हैं, खौफ कर रहे हैं। अरे आप मुख्यमंत्री हमारे, आपसे हमको अच्छा फील होना चाहिए कि रक्षा और ये वो एक सेफ्टी पूरे समाज में। अच्छा योगी जी किसी को छोड़ते नहीं है, याद रखना गुरु। अरे छोड़ते नहीं मतलब क्या है यार, आपको क्या डरा रहे हैं, इनको क्या डरा रहे हैं, इसको क्या डरा रहे हैं, हम कोई क्रिमिनल है चीज, कोई किसी को डरा रहा है उनका नाम लेकर के। तो आने वाले समय में जहां एक तरफ आप मार्केटिंग ये वो करके आप अपनी छवि के नहीं बड़ा अच्छा 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 अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ये आने वाले समय में इनको ही तकलीफ होगी। राजीव जी, एक टाइम ऐसा था कि नेता, जैसे आपने कहा अटल जी बुरा नहीं मानते थे, लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है, नेता जो लाइन थी ना, चमचे पतीली से ज्यादा गर्म है, तो नेता को पता होगा ना कि चमचे ज्यादा कर रहे हैं। सुनने की आदत खत्म क्यों हो रही है समाज में? जैसे मैंने कहा ना कि सुबह से शाम तक हम हंसना भूल गए हैं। सुबह से हमें हिंदू मुसलमान का पाठ शुरू से खोलो तो सुधीर चौधरी हिंदू मुसलमान आग लगा रहे होते हैं, बदलो तो रूप का लियाकत होती हैं, बदलो तो अंजना ओम कश्यप होती हैं, बदलो तो चौपड़ा खोपड़ा होते हैं। दिन भर वो हिंदू मुसलमान और आग और मोहब्बत की बातें अब खत्म क्यों होती जा रही हैं, और व्यंग की बातें अब खत्म क्यों होती जा रही हैं? और क्योंकि देखिए आप ये काम कर रहे हैं मीडिया से, चीजें से, आपका काम धंधा रोजी रोटी इससे चल रही है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, आपकी पोजीशन चीजें सब बनना है इसी काम से, तो आप इसी को कैरी करेंगे ना, इसी को ग्रूम करेंगे ना, तो उनका काम इसी से चल रहा है, इसी से बने हैं वो, इसी से टिके हैं, इसी से आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो हाँ, जिस दिन उनको समझ में आएगा, और मेरा ये मानना है, मैं बोलता हूँ बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि 10 साल किसी भी गवर्नमेंट के हुकूमत के हो गए, 5 साल हो गए, दूसरा टर्म मिल गया, तीसरा टर्म नहीं मिलना चाहिए। 2 साल 2 टर्म में उन्होंने क्या किया, अच्छा बुरा चीजें, बदलाव चाहिए। आप हटो, रास्ता खाली करो, दूसरे को दो। अब देखिए यहां से फायदा क्या, जो दूसरा आएगा बेचारा वो 10 साल से सत्ता में नहीं है, वो अपनी प्लानिंग तैयारी चीजें ये करके रेडी होकर के, नहीं अब आपने जो काम किया उससे ऊपर काम करना है। ठीक है। जब उससे ऊपर काम करेगा फायदा किसका होगा? जनता का। दूसरा उनका क्या फायदा होगा जो ये लोग सत्ता छोड़ के जाएंगे?
जब सत्ता छोड़ के जाएंगे 5 साल ये मंथन करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की, हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं। वो अपने आप को ग्रूम करेंगे, सुधार करेंगे। उससे किसका फायदा होगा? जनता का, प्रदेश का, देश का। इसलिए मेरा ये मानना है कि 10 साल के बाद जैसे भी हो, और मैं शायद अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से या जहाँ मुझे प्लेटफॉर्म मौका मिलेगा तो मैं इस बदलाव की बात करूँगा। ये सही है। फिर अभी मुझे लगता है कि अगली बार जो ईडी और इनकम टैक्स की रेड होगी वो राजीव निगम के घर पे होने वाली है, क्योंकि आप जो खुलेआम कह रहे हो 10 साल बाद हुकूमत बदल जानी चाहिए, तो मैं मान के चलूं कि आपकी आवाज़ पहुंचेगी वहां तक और फिर कुछ थोड़ा कुछ भी हो, हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं। हमारे पास क्या है? हमने आपको बताया कि हम तो एक एक दिन खाने के चीज़ें, मेरे फादर का कैसे, अभी भी मैं कहीं कुछ नहीं, सिंपल आपके सामने बैठा हूँ मैं। और जीवन में बड़ा संघर्ष किया और देश दुनिया में से बड़ा प्यार मिला। जो चीज़ें हैं सब सामने। मेरे फादर हमेशा कहते थे, आज से नहीं, मतलब मैं बचपन से सुन रहा हूँ, 35-40 साल हो गए, बेटा लाइट का बिल हमारे फादर कल जमा करना बेटा, आज ही ये पैसे वैसे बिल कि बेटा एक दिन लेट नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकारी घर का कुछ बिल आता था, हाउस टैक्स वगैरह, टाइम से भरो। सरकारी जिम्मेदारियां जितनी भी फॉर्मेलिटीज है टाइम से करो, कहीं पर कोई फॉल्ट ये चीज़ें नहीं। ये हम लोग ऐसे रहे, आज भी हम जितना काम करते हैं छोटा मोटा अपना टैक्सेशन, ये वो, नहीं भी इनकम होती है तो भी टैक्स फाइल करना, एक सब सरकार हमारे लिए कर रही है, हम सरकार के लिए, सरकार हमारी है। हमारी जो जिम्मेदारी है हमको निभाते रहना पड़ेगा। तो हम अपडेट चल रहे हैं, हम अपडेट हैं। अब इसके बाद में किसी को ऐसे ही जो है हम नजर आ जाए तो वो तो अलग बात है, फिर उसके लिए हमारे भोलेनाथ बैठे हुए हैं। राजीव जी, आखिरी सवाल, जनता आपके शो को इतना क्यों देखती है, इतना पसंद क्यों करती है? आपको क्या लगा, क्या कारण है कि जनता इतनी दीवानी रहती है आपकी? नहीं, ये तो मैं बताया ना कि पिछले 25 आपके अंदर से कोई चीज ऐसी लगती है या कोई ऐसा शो आपको याद है जो आपको खुद सबसे ज्यादा पसंद हो? मैं स्टार प्लस पे मेरा एक शो आता था, हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो बड़े होर्डिंग भी लगे थे, बड़े होर्डिंग और न्यूज़पेपर में फुल पेज ऐड, सारे ऑल न्यूज़पेपर्स, और ये वो लोकल ट्रेन में और इधर। और उसके बाद आईपीएल हो रहा था, तो आईपीएल में भी सब बड़ा प्रमोशन चल रहा था, सारे न्यूज़ चैनल्स में आता था, तो बड़ा पॉपुलर शो था। उसमें मैं मुख्यमंत्री की भूमिका निभाता था। तो आप ईश्वर करें कि जो है वो भूमिका असली में भी आप अभी निभाएं। अरे नहीं, तो सारे लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और निभाते रहे हैं। और यही तो हम कलाकारों की यार एक जिम्मेदार नागरिक होने का ही रहता है कि भाई जो भी पद में है ना, वो बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी जगह बड़ी मुश्किल से चीज़ों से वहां तक पहुंचे हैं, तो कई बार उनकी व्यस्तता चीज़ें या गौर नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए तो हम होते हैं, पत्रकार होते हैं, कि कहीं पर कोई कमियां खामियां, सटायर, हास्य, व्यंग, कभी इस बात को, मुद्दे को निकाल के रखते हैं। तो मौके सरकार तक नहीं, अच्छा ऐसा हो रहा है, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवाम उनकी है, आवाम उनकी है, आवाम का ख्याल रखना, प्रदेश का ख्याल रखना उनका काम है। लेकिन हमारा भी कोई काम है, हम एक व्यंग्यकार हैं, कलाकार हैं, तो हम अपने माध्यम से ये रखते हैं, हमारा थोड़ी कोई बैर है किसी से, और बेहतरी के लिए है। ये जब समझना शुरू कर देंगे लोग, तो उससे देश का ही भला होगा, और हम भी चाहते हैं देश का भला हो। तो आप जो बताते हैं उसमें आप मुख्यमंत्री बने, तो वो आपका फेवरेट शो था, हर शाख पर उल्लू, है ना? आने वाले टाइम में आप क्या करने वाले, क्या चीज़ आने वाली है? इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एज ए राइटर मैंने बहुत सारे शोज लिखे, तो अभी भी मैं एज ए राइटर, मेरे 3 प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम कर रहा हूँ, और एक प्रोजेक्ट जिसकी रेकी के लिए मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। कोई वेब सीरीज बता रहे थे? हाँ, वेब सीरीज है मेरी, तो वो मैंने लिखी है, वो कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, और इसके साथ साथ मैं देश दुनिया में लाइव शो, मेरा 1.5 घंटे का 1 मैन शो है मेरा, 1.5 घंटे लगातार करते रहते हैं? 1.5 घंटे 1 मैन शो करता हूँ, और लोग बड़ी खुशी से, अभी मैंने रिसेंटली दुबई में किया शो, है ना, गुवाहाटी में किया, दिल्ली में किया, सब अलग अलग जगह होते रहते हैं, और लोग एंजॉय करते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, मुझे एनर्जी मिलती है, और हम चाहते भी यही करें। बिल्कुल सही बात है। और लोग हास्य व्यंग्य चाहते हैं, पॉलिटिकल व्यंग्य भी चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग होते हैं, उनकी मजबूरियां, नहीं भाई साहब बोलना, वो पता नहीं क्यों, अरे क्यों डर रहा है? तो ये जो डर है, ये डर कहाँ से आया और क्यों आया? बुलडोजर से आया, क्यों आया? तो उसके पीछे हम लोग ये करते हैं। आज टीवी चैनल्स के अंदर डर आ गया है, ऐसे मालूम नहीं पड़ता है। वो पूछेंगे कहाँ डर है भाई, सब लोग तो अपना अपना, अच्छा डर रहे हो तो फिर इतना बोल कैसे रहे हो भाई, है ना? बोलने में फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कहते हो हम डर भी रहे, ऐसा नहीं है।
टीवी चैनल में आज कोई कॉमेडी शो नहीं है, इतने सारे चैनल्स हैं, कोई कॉमेडी शो नहीं है जिसको स्टैंड अप कॉमेडी या पॉलिटिकल सेटायर जो मूवर सेंसेकर जैसा शो हो ही नहीं सकता टीवी पे। हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? चैनल हाथ खड़े कर देता है। अब चैनल से आप पूछिए उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनके पीछे कहाँ क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, फिर पर्दे के पीछे क्या है, और फिर वो पर्दे के पीछे जाते जाते सत्ता सामने आ जाती है। अब बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने इतना कीमती समय दिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो ये थे राजीव निगम जी, एक शानदार शख्स जो अपनी बातों से आपको गुनगुनाता है, आपको मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है, और एक ऐसा शख्स जो लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहता है अपनी बातों से, अपनी मेहनत से। तो मुझे उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।